कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करने वाले थे। अगर उनके हाथ एक न्यूक्लियर ट्रिगर लगा और एक साइंटिस्ट जो उसे जोड़ सके तो वो कहीं भी एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि ये प्लूटोनियम ईरानियन टेररिस्ट के पास जा रहा है, जो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का शांति समझौता हो। और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन में छुट्टियां मनाने आया हुआ था। दोनों वहां खूब एंजॉय करते हैं और माइक ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसने कैटरीना को शादी के लिए प्रपोज किया, जो देख कैटरीना बहुत खुश होती है और वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। इसी खुशी में माइक अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेने जाता है, पर जब वो ड्रिंक ले रहा था तभी कुछ हथियारबंद लोग बोट से उतरते हैं और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। माइक दौड़कर कैटरीना के पास जाने की कोशिश करता है, पर इस दौरान उसे भी गोली लग जाती है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, पर तभी उसने कैटरीना को देखा जो बहुत डरी हुई थी। माइक ने उसके पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक टेररिस्ट उसकी आंखों के सामने कैटरीना को गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में वो सिर्फ माइक को याद कर रही थी, पर ये बेरहम लोग उसे घसीटकर जमीन पर गिरा देते हैं और एक आदमी उसे दोबारा से गोली मार देता है, जिसके बाद वो माइक के सामने ही दम तोड़ देती है। इस टेररिस्ट अटैक में कैटरीना समेत कई सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। उस एक पल ने माइक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके 18 महीने बाद हम माइक को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था। गोली लगने वालों में वो अकेला था जो बच गया, पर अब उसकी दुनिया पूरी उजड़ चुकी थी। उसे बहुत पछतावा था कि वो कैटरीना को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। हालांकि माइक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं था। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया था। इन 18 महीनों में उसने लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, और अब वो इतना घातक हो गया था कि वो अकेला उनके पूरे गिरोह को खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन उसके देश में नहीं थे। उस दिन बीच पर अटैक करने वाले टेररिस्ट इराक से आए थे, जहां जाने के लिए उसे लंबी प्लानिंग की जरूरत थी। जिहादियों के गिरोह में शामिल होने के लिए उसने हर दिन खुद को तैयार किया। इस्लाम और जिहाद की किताबों को उसने इस कदर अपने जहन में उतार लिया कि उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो एक जिहादी नहीं है। हर रात एक सीक्रेट आईपी एड्रेस से वो उन टेररिस्ट से उर्दू और अरबी भाषा में बात करता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो भी उनकी तरह बनना चाहता है और अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिन्हें उन अमेरिकियों ने मार डाला। सामने से उसे एक वीडियो भेजा जाता है। जब माइक ने उसे प्ले किया तो उसमें उसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई दिए जो इराक के आम लोगों को मार रहे थे। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके उनका लीडर अल मसूर नए टेररिस्ट को अपने गिरोह में शामिल करता था, और ये वही आदमी था जिसने कैटरीना पर आखिरी गोली चलाई थी। महीनों तक उनसे बात करने के बाद आखिरकार उसे उनसे मिलने का मौका मिल ही गया। माइक चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लीबिया में आता है, जहां उसे कुछ लोग मिले जो उसे एक आदमी के पास लेकर जाते हैं। उन्होंने उसका चश्मा और बैग उतरवाया और उसकी अच्छे से जांच की, ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो कोई जासूस तो नहीं। इसके बाद उसे अल मसूर के सामने पेश किया जाता है। अल मसूर उससे इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान को ही पता होते, पर माइक उसके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। वो कहता है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आपका भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? अल मसूर थोड़ी देर सोचता है, और इसी बीच माइक ने एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ पर लगे टेप को काटना शुरू कर दिया। पर इससे पहले वो उसे मार पाता, अचानक कोई उसके सर में गोली मारता है, जिससे वो तुरंत मर गया। जल्द ही यूएस फोर्सेज उन पर हमला कर बाकी टेररिस्ट को भी मार डालती है। माइक अल मसूर को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए उसके मरने के बाद भी वो उसे तब तक चाकू से स्टैब करता रहता है जब तक यूएस मिलिट्री ने उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। इसके 30 दिन बाद हम माइक को फिर से देखते हैं, जो अपने असली रूप में वापस आ चुका था। इन 30 दिनों में एफबीआई ने उससे अच्छे से पूछताछ की। यहाँ पता चलता है कि वो उस पर पिछले 7 महीनों से नजर रख रहे थे। वो जो करना चाहता था एफबीआई ने उसे वो करने दिया, क्योंकि सिर्फ वही था जो उन्हें अल मसूर के इतने पास ले गया। उसके बिना वो उसे कभी नहीं पकड़ पाते। इसके बाद एफबीआई की डिप्यूटी डायरेक्टर आयरीन खुद उससे मिलने जाती है और कहती है, हम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ क्या करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हें जेल में डाल दें, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं अगर तुम हमारा साथ दो। वो चाहती थी कि माइक सीआईए के लिए काम करे, पर माइक कहता है, आपको नहीं लगता कि मैंने 18 महीने पहले ये सोचा होगा कि मुझे सीआईए ज्वाइन करना चाहिए?
पर मैंने मंसूर को अपने दम पर ढूंढने की ठानी क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। आयरीन समझ गई कि ये ऑर्डर फॉलो करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो उसे आखिरी बार समझाते हुए कहती है कि या तो वो उनके साथ मिलकर काम करे या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आयरीन अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ये लड़का कमाल का है, बदला लेने के लिए ही सही, पर उसने खुद को जिस तरह ट्रेन किया हम वैसी ट्रेनिंग किसी को नहीं दे सकते। पर उसका बॉस कहता है परेशानी ये है कि ये किसी की नहीं सुनता, सबसे जबान लड़ाता है। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर उसे एक मौका देने को तैयार था, पर उसे टीम में शामिल करना है या नहीं ये उसके हाथ में नहीं था। एक और आदमी है जिसके सामने उसे खुद को साबित करना होगा और वो इसे दूसरा मौका नहीं देगा। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो CIA के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेन करता था। इस आदमी का नाम हार्ली है। जब से उसने माइक की प्रोफाइल देखी थी तब से ही वो उसे नापसंद करने लगा था। माइक की आंखों में पट्टी बांधकर उसे शहर से दूर सुनसान जंगलों में ले जाया जाता है जहां उसे उसके अगले मिशन के लिए ट्रेन किया जाना था। अपनी पहली मुलाकात में ही हार्ली माइक से बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता और कहता है मुझसे नजर मिलाकर बात कर और जब मुझसे बात करोगे तो मुझे सर कहकर बुलाओगे। हार्ली जानना चाहता था कि वो यहाँ किस लिए आया है, क्योंकि अगर वजह पता नहीं होगी तो उसके जैसे लड़के उसकी ट्रेनिंग में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। पर माइक उसे अपनी बैक स्टोरी बताकर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोला ठीक है, फिर एक काम करो, मुझसे लड़के देखो, 20 सेकंड्स में पता चल जाएगा कि मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में खरा उतरता हूं या नहीं। हार्ली को ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो बिना देर किए उसे ग्राउंड में ले जाता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। हार्ली कहता है मारो मुझे, पर माइक ने जैसे ही उस पर हमला किया वो उसे एक झटके में नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। बस उसका एक वार और माइक वहीं के वहीं लाश बन जाता। ये तो साफ हो गया था कि वो उससे बेस्ट नहीं है, पर अब ये देखना बाकी था कि क्या माइक यहाँ मौजूद लोगों में से बेस्ट है कि नहीं। ये जानने के लिए वो उसकी विक्टर से फाइट करवाता है। विक्टर ने जैसे ही उस पर चाकू से वार किया माइक ब्लेड को ही पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। विक्टर बोला भला ब्लेड कौन पकड़ता है, पर यही चीज तो उसे दूसरों से ज्यादा खतरनाक बनाती थी। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में माइक ये लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद उन्हें और ट्रेन करने के लिए उन सबको एक स्पेशल ग्लासेस और एक बिजली का झटका देने वाली जैकेट पहनाई जाती है। उस चश्मे के अंदर उन्हें कुछ लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं। हार्ली उन्हें सब चेहरे याद करने को कहता है और बताता है ये सब तुम्हारे टारगेट्स हैं जो कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें गोली मारी तो तुम्हें एक जोर का झटका लगेगा, या फिर अगर तुम उन्हें मारते वक्त किसी आम इंसान को मारते हो तो और बड़ा झटका लगेगा। रूल्स बताने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। उन सबको अपने टारगेट्स के वर्चुअल चेहरे दिखाए जाते हैं। उन्हें जितनी बार गोली लगती उन्हें उतनी बार करंट दिया जाता। ये करंट इतना तेज था कि उनमें से कई लोग ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। माइक को भी कई झटके लगते हैं, पर वो बाकियों की तरह हार नहीं मानता। वो किस हद तक जा सकता है ये देखने के लिए हार्ली जानबूझकर उन लोगों के बीच अल मसूर को डाल देता है और बस यहीं उसकी कमजोरी पकड़ आ गई। उसका चेहरा देखते ही माइक अपने सारे टारगेट्स को छोड़कर बस उसी को मार रहा था। इस दौरान उसे कई झटके लगते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इससे पहले वो मर जाता, टेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर FBI को पता चलता है कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करने वाले थे, और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसी बीच पोलैंड में उस चोरी किए गए प्लूटोनियम को बेचने की तैयारी चल रही थी। हम यहाँ एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो उनसे वो प्लूटोनियम खरीदने आया था, पर उनकी डील पूरी हो पाती उससे पहले ही वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उस अमेरिकन को उसकी वैन साइड करने को कहते हैं, पर उसके बोलने के अंदाज से उन्हें उस पर शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसकी वैन की तलाशी लेने की सोची। एक वैन में इतने सारे लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से बैकअप बुलाया, पर तभी वो अमेरिकन उन सभी को मारकर वहां से भाग जाता है। गोलियों की आवाज से वहां भगदड़ मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो अमेरिकन 15 किलो प्लूटोनियम लेकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। वो अमेरिकन आदमी भागते हुए CCTV में कैप्चर हो गया था, पर उसकी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। जब हार्ली ने उसे न्यूज में देखा तो उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। इसके बाद हार्ली आयरीन के पास जाता है और उसे वो CCTV फुटेज दिखाते हुए कहता है, गौर से देखो इस चेहरे को, तुम्हें ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? पर आयरीन उसे कहती है कि ये वो नहीं हो सकता, उसे तो कई साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था। पर हार्ली को पूरा यकीन था कि ये वही है, क्योंकि CIA को कभी उसकी लाश नहीं मिली। पता चलता है कि वो आदमी जो प्लूटोनियम को चोरी करके भागा था वो भी कभी CIA के लिए काम करता था और उसे हार्ली ने ही ट्रेन किया था।
पर आगे चलकर उसने अपने ही देश से गद्दारी की और एक मर्सिनरी बन गया। जिन लोगों ने उसे देखा है वो उसे घोस्ट के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हार्ली समझ गया कि अगर ये इन सब में शामिल है तो जरूर कुछ भयानक होने वाला है। आयरीन को पता चला कि इस्तांबुल के एक आर्म्स डीलर ने कुछ दिन पहले ही रशिया से एक न्यूक्लियर ट्रिगर खरीदा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर वो इसे घोस्ट को बेचने वाला था। इसके बाद हार्ली माइक के पास जाता है क्योंकि उसे एक आखिरी सबक सिखाना अभी जरूरी था। वो जानबूझकर उसके सामने कैटरीना की वीडियो प्ले कर देता है जो उस दिन माइक ने अपने फोन से रिकॉर्ड की थी। माइक ने उसे वीडियो बंद करने को कहा पर हार्ली और वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे माइक का गुस्सा ट्रिगर हो गया और वो हार्ली पर टूट पड़ा। पर हार्ली एक केबल से उसकी गर्दन जकड़ लेता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे फैसले के बीच आते हैं। आइंदा कभी भी इमोशंस को पर्सनल मत होने देना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माइक उसकी बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद उसे भी मिशन का हिस्सा बना लिया गया। अगले दिन वो तीनों इस्तांबुल जाते हैं, जहां उन्हें अनिका नाम की एक और CIA एजेंट मिली जो इस मिशन में उनका साथ देने वाली थी। वो उस आर्म्स डीलर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आर्म्स डीलर होटल में जाने से पहले किसी से बात कर रहा था। हार्ली उन्हें इंतजार करने को कहता है, पर माइक उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता और बड़ी चालाकी से उस दूसरे आदमी का फोन चोरी कर लेता है। जब उन्होंने उसे हैक किया तो पता चला कि कल एक रेस्टोरेंट में वो आर्म्स डीलर किसी को न्यूक्लियर ट्रिगर देने वाला था। अब उनका मिशन आसान था, टारगेट को खत्म करो और पैकेज को हथिया लो। अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर आर्म्स डीलर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो आया तो उन्होंने देखा कि उसके साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी थे। उन्हें हटाए बिना वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकते थे। जिसके बाद हार्ली चुपके से उनमें से एक को धर दबोचता है और उसे कहता है, अपने साथियों को बताओ कि यहाँ से कुछ दूर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसने वैसा ही किया, जिसके बाद वहां तैनात सारे ऑफिसर उसकी बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद विक्टर, जो इस मिशन को लीड कर रहा था, सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे माइक भी अंदर जाता है। यहीं हम घोस्ट को देखते हैं जो उस आर्म्स डीलर से वो न्यूक्लियर ट्रिगर लेने आया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ी। उसने बिना देर किए एक चाकू उठाया और उससे विक्टर को स्टैब कर दिया। सब इतना जल्दी हुआ कि माइक को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विक्टर मर चुका है, ये पता चलते ही हार्ली मिशन को टर्मिनेट कर देता है और उसे जल्दी से वापस लौटने को कहता है। पर ये उन्हें पकड़ने का आखिरी मौका था, इसलिए माइक एक बार फिर ऑर्डर्स को फॉलो न करते हुए उस आर्म्स डीलर का पीछा करता है। घंटों तक उसका पीछा करने के बाद आखिर में वो एक बिल्डिंग के पास आता है, पर वो जैसे ही अंदर घुसा, सिक्योरिटी डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक कार में छुप गया और फिर उन डॉग्स को ठिकाने लगाने के बाद माइक सबसे बचते हुए उस आर्म्स डीलर के घर में घुस गया। वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था, पर तभी एक औरत उसे देख लेती है, जिसके बाद शोर सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। माइक उस गार्ड से फाइट करता है और उसे मारकर उस आर्म्स डीलर के पास जाता है। वो आदमी माइक से अपनी जान की भीख मांगता है, पर माइक उस पर जरा भी रहम न दिखाते हुए उसे गोली मार देता है। उसने अपना मिशन पूरा किया, पर फिर भी हार्ली उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स तोड़े थे। उस आर्म्स डीलर के लैपटॉप को हैक करके उन्हें पता चला कि उनका शक सही था। घोस्ट उसका ही ट्रेन किया हुआ सोल्जर है जो उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसके पास ट्रिगर है। अब उसे एक फिजिसिस्ट चाहिए था जो उन दोनों को आपस में जोड़ सके। इसके बाद वो सब रोम में जाते हैं, जहां वो फिजिसिस्ट पैसे लेने आने वाला था। वहीं दूसरी ओर हम कुछ ईरानियन लोगों को देखते हैं जो घोस्ट से मिलने आते हैं। इन लोगों ने ही उसे प्लूटोनियम चोरी करने और उसे जोड़कर एक न्यूक्लियर बम बनाने का काम दिया था, ताकि वो अमेरिका में आतंक फैला सके। वो लोग घोस्ट के काम से बहुत इम्प्रेस हुए थे, पर उन्हें क्या पता था कि उसके इरादे तो कुछ और ही थे। अगले दिन हार्ली और उसकी टीम एक होटल के बाहर बैठकर उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहे थे। अनिका उन्हें बताती है कि ट्रांजैक्शन हो गई है, वो फिजिसिस्ट किसी भी वक्त यहाँ से निकलता ही होगा। इसके बाद माइक होटल से बाहर निकलने वाले हर एक आदमी की तस्वीर खींचता है और आखिर में उन्हें वो आदमी मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो जल्दी से उसकी कार का पीछा करते हैं और एक होटल के पास आते हैं जहां वो फिजिसिस्ट आज रात रुकने वाला था। उन्होंने उसके बगल में ही एक कमरा बुक किया और उसकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगे। उनका मिशन था उस फिजिसिस्ट को पकड़ना और रास्ते में आने वाली हर अड़चन को खत्म करना। हार्ली उन्हें हर 10 मिनट में अपडेट देने को कहता है। अनिका एक स्विच बोर्ड में एक स्पाई कैमरा लगाती है जिससे वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। वो साइंटिस्ट तो आराम से सो जाता है, पर माइक एक सेकंड के लिए भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटाता। अनिका उसके पास आती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ किसी अपने को खोने पर कैसा महसूस होता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है,
पर माइक का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी घोस्ट उनके स्पाई कैमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। इसी बीच उसका आदमी उन्हें मारने की कोशिश करता है और दूसरे ने अनिका के सर पर बंदूक रख दी। इस बार वो दोनों बुरा फंसे थे क्योंकि घोस्ट हमेशा से एक कदम आगे था। वो उनसे हार्ली का पता पूछता है पर दोनों में से कोई अपना मुंह नहीं खोलता। वही हार्ली को जब 10 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घोस्ट उन्हें मारने ही वाला था कि तभी हार्ली ठीक वक्त पर वहां पहुंच गया। वो सबको मार डालते हैं पर घोस्ट इस बार भी उनके हाथों से बचकर भाग गया। खुशकिस्मती से उन्होंने उस साइंटिस्ट को पकड़ लिया था। वो उसे होटल से दूर ले जाते हैं और हार्ली उस पर पेट्रोल छिड़क कर उससे कुछ सवाल जवाब करता है। इसी बीच माइक पूछता है वो आदमी कौन था और वो आपके पीछे क्यों पड़ा है, पर हार्ली इस वक्त उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। वो उसे एक कमरे की चाबी देता है और कहता है मेरे अगले ऑर्डर्स का वेट करना। माइक उस आदमी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अनिका उससे कहती है कि थोड़ा आराम कर लो, घोस्ट को हम कल ढूंढेंगे। ये सुनते ही माइक एकदम से चौकन्ना हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम घोस्ट है? अनिका कहती है मुझे हार्ली ने बताया, पर माइक समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। वो तुरंत ही उसका गला दबा देता है और पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, पर अनिका उसे बार बार झूठ बोल रही थी, जिसके बाद उसने उससे अपने तरीके से सच उगलवाना शुरू किया। वो उसका मुंह पानी में डाल देता है और उसे तब तक डुबाता रहता है जब तक उसने सच नहीं बोल दिया। इसके बाद वो उसे हार्ली के पास ले जाता है। वो बोला तुम सही थे माइक, एक ईरानियन जासूस को तोड़ना इतना आसान नहीं। उसे पता चल गया था कि वो इन्फॉर्मेशन किससे शेयर कर रही थी और खुशकिस्मती से वो उसका अच्छा दोस्त था। हार्ली कहता है मैं उससे मिलने वाला हूं और तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद हार्ली अपने उस ईरानियन दोस्त से मिलने जाता है जो उसे बताता है अनिका मेरी भांजी है और मैंने ही उसे तुम पर निगरानी करने के लिए भेजा था। वो जानना चाहता था CIA क्या कर रही है। हार्ली को पता चला कि इन सब के पीछे जनरल रुस्तमी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर बहरूज का हाथ है, क्योंकि ये लोग ईरान और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर ट्रीटी से बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने ही उस अमेरिकन मर्सिनरी को चुना है। इससे पहले वो कुछ और बता पाता, घोस्ट जो वहीं पर छुपा था उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। वो हार्ली को पकड़कर अपने साथ अपने अड्डे पर ले गया, जहां वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। घोस्ट कहता है तुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे अपनी पीठ पर बने चोट के निशान दिखाता है जो ईरानियन टेररिस्ट के एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से बने थे। घोस्ट कहता है तू मुझे बचा सकता था हार्ली, पर तूने ऐसा नहीं किया और मुझे उनके हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पता है अपनी इस हालत के लिए मैंने आज तक उन्हें कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था, वो तू था जिसने मुझे धोखा दिया। पर हार्ली उसे समझाता है कि किसी ने उसे धोखा नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं होता अगर वो ऑर्डर्स फॉलो करता। तू अपने साथ 10 आदमियों की जान खतरे में डालता और तू जानता था मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। उधर माइक को भी पता चल जाता है कि घोस्ट ने उन्हें किडनैप कर लिया है, पर अफसोस अब ये मिशन ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA के हाथ में चला गया था। आयरीन उसे कहती है तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम घर जा रहे हो। पर माइक कहाँ ऑर्डर्स फॉलो करने वाला था। वो उनका ट्रैकर चोरी कर लेता है और जो ईरानियन ऑफिसर्स अनिका को अपने साथ ले जा रहे थे उन्हें मारकर अनिका को छुड़ा लेता है। उनके पास अब डिफेंस मिनिस्टर बहरूज की लाइव लोकेशन थी, जिसे फॉलो करते हुए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस न्यूक्लियर बम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच घोस्ट हार्ली को बुरी तरह टॉर्चर करता है और उससे उस नए लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन हार्ली मर जाता पर कभी उसे माइक के बारे में नहीं बताता। वो कहता है वो भी तेरी तरह सनकी है, हमेशा अपनी मन की करता है, मुझे भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होगा। ये सुनते ही घोस्ट पानी में हाई वोल्टेज की तार फेंक देता है, जिससे हार्ली को जोर का झटका लगा। हार्ली उसे गुस्सा दिलाता है ताकि वो उसे मार दे, पर घोस्ट उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। बहरूज कहता है जल्दी से अपना पर्सनल मैटर खत्म करो, हमें और भी काम करने हैं। पर हार्ली उसे कहता है कि ये तुम्हारे साथ खेल रहा है, ये बॉम्ब तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उसके लिए है। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते, घोस्ट वहां मौजूद हर एक आदमी को खत्म कर देता है। उसने जल्दी से बम का काउंटडाउन शुरू कर दिया और अगले 19 मिनट में ये न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसी जगह पर फटने वाला था जिस जगह से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। वहीं माइक बहरूज को फॉलो करते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसने देखा कि कुछ लोग सीक्रेटली एक टनल में जा रहे थे। वो बिना देर किए उसके अंदर जाते हैं, पर आगे चलकर उन्हें एक गेट मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। अनिका आसानी से उसके पार चली जाती है, पर माइक ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद उसने उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। थोड़ी दूर जाते ही उसे बहरूज मिला, जो बुरी तरह घायल था।
उसने उसके अंकल को मरवाया था, इसलिए वो भी उसे गुस्से में गोली मार देती है। पर गोली की आवाज सुनते ही घोस्ट एकदम से चौकन्ना हो जाता है और जल्दी से वहां से निकलने लगता है। उधर माइक भी समझ गया कि हालात काबू से बाहर जा चुके हैं, इसलिए वो अपनी कार से सबको उड़ाते हुए सीधा उस टनल के अंदर घुस जाता है। हालांकि जल्दी ही उसकी कार गैस पाइपलाइन में फंस गई, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और CIA को उनकी लोकेशन पता चल गई। माइक जल्दी से हार्ली के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। हार्ली उसे बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के पास है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। माइक बिना देर किए घोस्ट का पीछा करता है, पर थोड़ी दूर चलते ही उसे अनिका दिखाई दी, जिसे घोस्ट ने पकड़ रखा था। वो बोला, गन नीचे रख दो वरना इसे मार दूंगा। पर वो ऐसा करता उससे पहले ही अनिका सुसाइड कर लेती है। माइक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी एक और आदमी उसके रास्ते में आ जाता है और जब तक वो उसे ठिकाने लगाता तब तक घोस्ट बहुत दूर जा चुका था। माइक जल्दी से उसका पीछा करता है और उसकी बोट पर कूद जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उनकी बोट भी अपनी फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। घोस्ट उसे खत्म करने के लिए एक चाकू निकालता है और कहता है, तू इस बम को नहीं रोक पाएगा, जिस तरह उस बीच पर अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से नहीं रोक पाया। ये सुनते ही माइक उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा और बस उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर घोस्ट उस पर भारी पड़ने लगा। इसी बीच हार्ली हेलीकॉप्टर से उनकी बोट का पीछा करता है। पहले तो उसे लगा कि वो समुद्र में मरना चाहता है, पर फिर उसे याद आया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर US नेवी का बेस है। वो समझ गया कि घोस्ट अमेरिकन नेवी को उड़ाना चाहता है, जिसके बाद उसने आयरीन को तुरंत उन्हें अलर्ट जारी करने को कहा। वहीं दूसरी ओर घोस्ट, जो उसे बस मारने ही वाला था, कहता है, मुझे लगता है कि हार्ली तुझे ठीक से नहीं सिखा पाया कि कभी किसी चीज को पर्सनल मत लो। बस इतना कहकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी माइक ने चाकू के ब्लेड को पकड़ लिया और बोला, उन्होंने सबसे पहले मुझे यही सिखाया था। इतना कहकर उसने उसी तरह उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया जिस तरह हार्ली ने उसे सिखाया था। घोस्ट मर जाता है और माइक देखता है कि उस बम को फटने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे, इसलिए वो जल्दी से उस बोट को US नेवी से दूर ले जाने लगा। वहीं हम देखते हैं कि नेवी वाले उसकी बोट को उड़ाने के लिए मिसाइल तैयार करते हैं। आयरीन उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बोट में माइक भी था, पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो बम डेटोनेट हो जाता। वहीं हार्ली माइक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, माइक बॉम्ब को पानी में फेंक दो, पर माइक उसकी नहीं सुनता। वो बोट को जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाना चाहता था, फिर चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन हार्ली उसे इन्फॉर्म करता है कि US नेवी अगले 20 सेकंड में उसकी बोट को उड़ाने वाली है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद माइक मान जाता है और उस बम को पानी में फेंक देता है। एक रस्सी की मदद से उन लोगों ने माइक को ऊपर खींच लिया और नेवी भी उस पर फायर नहीं करती। जल्द ही वो बम डेटोनेट हो गया, जिससे समुद्र में हजारों फीट गहरा सिंकहोल बन जाता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वहां सुनामी आ जाती है। हार्ली का हेलीकॉप्टर अपने बैलेंस खोकर क्रैश करने लगता है, पर पायलट ने समय रहते उसे संभाल लिया। वहीं नेवी बेस पर भी समुद्र लहरें काफी कुछ तबाह कर देती हैं, पर खुशकिस्मती से इतने बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में किसी की जान नहीं गई। माइक कहता है, आपको मेरे लिए नहीं आना चाहिए था, पर हार्ली जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद एक और घोस्ट पैदा हो जाता। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो मिशन पूरा होने के बाद दुबई में छुट्टियां मना रहा था। उधर आयरीन हार्ली से मिलने जाती है, जो अभी तक अपनी चोट से रिकवर कर रहा था। उन्होंने न्यूज में देखा कि उस दिन जो न्यूक्लियर धमाका हुआ था, उसका सारा दोष जनरल रुस्तमी अमेरिका पर डालता है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर ट्रीटी पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि रुस्तमी ने अपने भड़काऊ बयान से कई सुर्खियां बटोरी। ऐसा लग रहा था कि ईरान का अगला प्रेसिडेंट वही बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती थी। आयरीन पूछती है, माइक कहाँ है? जिस पर हार्ली बोला, मुझे कैसे पता होगा। तभी उसने न्यूज में देखा कि जनरल रुस्तमी दुबई में है, और उसे याद आया कि माइक भी वहीं जाने की बात कर रहा था। इसका मतलब वो वहां छुट्टियां मनाने नहीं गया था, बल्कि एक अधूरे काम को पूरा करने गया था। वहीं हम दुबई में जनरल रुस्तमी को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ एक लिफ्ट में जाता है, और हम देखते हैं कि उस लिफ्ट में माइक भी था। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।